wedge constraint हेडिंग लिखो वेज कंस्ट्रेंट, ध्यान से समझना है इसको। सपोज दैट ये हमारे सामने अगर एक वेज है ऐसे, ये एक वेज है और इस वेज के ऊपर ये लेट अस से हमने एक रॉड ऐसे प्लेस करी हुई है, ये रॉड है वेज के ऊपर, ठीक है, इस तरह से रॉड रखी है और रॉड लेफ्ट राइट गिरे ना, तो इसलिए हमने इसको सपोर्ट दिया हुआ है लाइक दिस। इस तरह से ये रॉड को हमने सपोर्ट दे दिया है। इस वेज का ये एंगल हमें गिवन है थीटा और वेज फ्री टू मूव है, ठीक है, वेज ये लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। तो वेज के ऊपर ये रॉड पड़ी हुई है और ये रॉड सिंपली वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी, क्योंकि वेज को वी हैव कंस्ट्रेंड कि भाई ये दोनों सपोर्ट लगे हैं इधर, तो इसलिए ये रॉड तो बस ऐसे वर्टिकली नीचे मूव करेगी। एंड इट्स ऑब्वियस अगर ये रॉड नीचे आएगी तो ये वेज किधर भागेगा, लेफ्ट को भागेगा। एकदम स्मूथ सरफेसेस हैं तो इसलिए मोशन तो पक्का होगा। रियल लाइफ में ऐसा शायद ना हो, मान लो ये रॉड हल्की सी हो और ये वेज बहुत भारी हो, तो ग्राउंड का फ्रिक्शन वेज को पीछे जाने को अलाउ ही नहीं करेगा। लेकिन अगर सारी की सारी सरफेसेस स्मूथ हैं तो इस केस में ये वेज पीछे भागेगा। सो इन दिस केस वी आर वेरी क्लियर कि ये रॉड ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आएगी और ये वेज हॉरिजॉन्टली इधर भागेगा। हमें इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए, दैट इज वेज कंस्ट्रेंट। जैसे आपने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में देखा, पुली कंस्ट्रेंट जो हमने पढ़ा कि वो जो रस्सी थी उस रस्सी की टोटल लेंथ कांस्टेंट थी, बेस्ड ऑन दैट हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस डिराइव करी। यहां पे वी हैव अ कंडीशन कि ये रॉड वेज के साथ हमेशा कांटेक्ट में है, जो मर्जी हो ये रॉड वेज के, जैसे ही वेज पीछे हटेगा थोड़ी सी जगह खाली होगी, रॉड तुरंत नीचे आ जाएगी। रॉड और वेज के बीच कांटेक्ट नहीं छूटेगा। ये मोशन इस तरह से हो रहा है, ये वेज है, ये रॉड है, रॉड एकदम वर्टिकल है। एक एक करके मोशन अगर देखें, वेज ऐसे आगे जाएगा, रॉड ऐसे नीचे आएगी। रॉड अपनी जगह से लेफ्ट राइट बिल्कुल नहीं जा रही है। रॉड इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड वेज इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल। ये मोशन इस तरह से होगा, ऐसे ऐसा ऐसा मोशन होगा इस तरह से। ये रॉड को मैं हॉरिजॉन्टली बिल्कुल नहीं चलने दे रहा हूं, ये इसी जगह है, ठीक मेरे सामने है। ये रॉड ऐसे जा रही है और ये वेज ऐसे जा रहा है इस तरह से। रॉड डाउनवर्ड जा रही है, वेज इस तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड। नाउ ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर दो ऑब्जेक्ट हमेशा आपस में कांटेक्ट में हैं, लेट्स से ये रजिस्टर है और ये कोई ब्लॉक है, ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में है। इन दिस केस ये रॉड, ये रजिस्टर और ये ब्लॉक कांटेक्ट में है। कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में इनके बीच रिलेटिव मोशन हो सकता है, कांटेक्ट बना रहेगा। मान लो रजिस्टर चले भी ना और ये ब्लॉक ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, सो रिलेटिव मोशन तो हो रहा है ना इनके बीच। किस डायरेक्शन में, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में। सो अगर दो ऑब्जेक्ट हमेशा आपस में कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल उनमें रिलेटिव मोशन हो सकता है। रजिस्टर ऊपर जाए, कपड़ा ये नीचे जाए, ये ऊपर जाए, ये नीचे जाए, इट्स पॉसिबल। लेकिन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों का मोशन डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यानी ऐसे, इस डायरेक्शन में ये रजिस्टर अगर 5 सेंटीमीटर आगे गया है तो ये ब्लॉक को भी 5 आगे होना पड़ेगा, नहीं तो कांटेक्ट छूटेगा। हम तो कह रहे हैं ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में है, और अगर ये 5 सेंटीमीटर आगे गया, ये 5 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, 5 से आगे कहां जाएगा। इट्स ओके। तो अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ हमेशा कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का मोशन आइडेंटिकल होगा। इन दिस केस अगर ये रॉड और ये वेज हमेशा कांटेक्ट में है तो इनका कांटेक्ट सरफेस ये रहा, वेज का सरफेस इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी इस तरफ रॉड और वेज का मोशन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। सो अगर किसी भी गिवन टाइम में वेज का डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, लेट्स से x,
उतने ही टाइम में रॉड का डिस्प्लेसमेंट लेट्स से इधर हो गया y, ये मैं रॉड का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूं। तो इस वेज के डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इधर और रॉड के डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इधर मस्ट बी इक्वल, दैट इज द वेज कंस्ट्रेंट। अगर दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उन दोनों का मोशन आइडेंटिकल होना चाहिए। आप चेक करोगे वेज का एग्जैक्ट मोशन किधर हो रहा है, वेज का एग्जैक्ट मोशन इधर हो रहा है, रॉड का एग्जैक्ट मोशन किधर हो रहा है, चेक करोगे इन दोनों का कंपोनेंट इधर, ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल क्या आएगा, थीटा, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, थीटा। तो y cos थीटा शुड बी इक्वल टू x sin थीटा। ये आया इनके डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन। सेम रिलेशन इनकी वेलोसिटीज में भी आना चाहिए। इसी को टाइम से डिवाइड या डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में। सो y था रॉड का, तो इसको डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dt, थीटा तो बदल नहीं रहा, dy बाई dt यानी रॉड की वेलोसिटी। सो रॉड की वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू वेज की वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी ऑफ रॉड का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज इंटू साइन थीटा। एक तो तरीका यह है, दोनों तरीके समझ लो आप ध्यान से। सो पहली बात ये मैं लिखवा भी दूंगा, अगर दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में तुम्हें दिखे तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों का मोशन आइडेंटिकल होना चाहिए। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेट्स से ये ऐसे वेज था लाइक दिस, ये रहा वेज और इसके ऊपर ये रॉड है। रॉड के वो साइड के मैं सपोर्ट्स आपको दिखा नहीं रहा। रॉड इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वेज इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हल्का सा टाइम बीतेगा, हल्का सा टाइम जाएगा, वेज यहां पहुंच जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे ये वेज आ गया शिफ्ट होके, ठीक है। तो रॉड ये शिफ्ट होके नीचे आ जाएगी, यहां पे इस जगह पे आ जाएगी ये रॉड। तो अगर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट वेज का यहां पहुंच गया इन ड्यू टाइम, ऐसे डिस्प्लेस हो गया। सेम टाइम में रॉड का ये पॉइंट नीचे चला गया। ये डिस्टेंस को आप x मान लो, ये डिस्टेंस को y मान लो, x और y। तो दिस एंगल वाज थीटा यहां पे। तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना वेज के डिस्प्लेसमेंट और रॉड के डिस्प्लेसमेंट में, इस तरह से रिलेशन आ रहा है। ये एंगल थीटा है इंक्लाइन प्लेन का। इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल यहाँ पे 90 है, तो फिर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। दिस एंगल विल बी, आप चेक करना, थीटा आएगा। दिस इज x, दिस इज y। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x। आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। वो आराम से आप देख लेना एंगल वगैरह, थीटा तो ये और इधर एंगल ये थीटा आएगा। सो tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, x tan थीटा। और यहां भी चेक करो वही रिलेशन था, y इज इक्वल टू ये cos थीटा को उधर ले जाओ, y इक्वल टू x tan थीटा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, y था रॉड का, सो वेलोसिटी ऑफ रॉड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेज इनटू tan थीटा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज acceleration of wedge into tan theta. This is the simple relation. यहां से ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इधर। ये एक वेज है ऐसे, लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री। इधर ये एक और वेज है ऐसे, ठीक है। इस वेज का ये एंगल है सपोज 60 डिग्री। एक रॉड ऐसे पड़ी है हॉरिजॉन्टल इनके बीच में, ऐसे ही रॉड है, ये वॉल है, ठीक है। अगर ये वाला वेज, ये वेज तो फिक्स हैगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रॉड इस वेज को ऐसे धक्का मारेगी नॉर्मल फोर्स, और इसके पीछे तो दीवार है, तो वेज ए तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सपोज दैट ये जो वेज बी है ये पीछे जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है ये जो रॉड है इस वक्त
इस रॉड की वेलोसिटी क्या है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उसी वेज कंस्ट्रेंट को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। डायग्राम बनाओ आप जरा। ये वेज तो फिक्स है राइट साइड वाला, ठीक है, दिस इज फिक्स। ये वेज को हम कोई ना कोई फोर्स दे रहे हैं, ये पीछे जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन कह रहा है कि ये रॉड और ये दोनों वेज ये हमेशा कांटेक्ट में है, मतलब रॉड इन दोनों के साथ हमेशा कांटेक्ट में है। तो आपने बताना है रॉड की वेलोसिटी कितनी है ठीक इस वक्त। इस केस में मैं 2 बारी कंस्ट्रेंट मोशन यूज करूंगा। सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन क्या लगेगा, क्योंकि ये रॉड और ये वाला वेज हमेशा कांटेक्ट में है, तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का मोशन एक जैसा होगा। इस डायरेक्शन में दोनों का मोशन एक जैसा होगा, लेकिन वेज तो रेस्ट पे है, वेज तो मूव ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये रॉड भी इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगी। अगर ये रॉड इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, इट मींस इट इज क्लियर दैट कि रॉड की नेट वेलोसिटी इधर की ओर आएगी। ये रॉड की नेट वेलोसिटी आएगी v। कितने एंगल पर आएगी, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे की ओर आएगी रॉड की वेलोसिटी। ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई। अगर एक वेज जैसे फिक्स है, ये फिक्स है और कोई चीज इसके साथ हमेशा कांटेक्ट में है, तो डेफिनेटली यार वो तो ऐसे ही चलेगी। कोई चीज, ये वेज फिक्स है, इसके साथ कोई चीज कांटेक्ट में है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसके साथ जो भी कांटेक्ट में चीज है, वो चाहे आप रॉड को ऐसे रखो या रॉड को ऐसे रखो या रॉड को हॉरिजॉन्टल रखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस रॉड को तुम वर्टिकल रखो और तुम कहो ये वेज ने हिलना नहीं है और रॉड ने इसके साथ टच में रहना है, तो भाई रॉड तो ऐसे ही चलेगी। फिर रॉड तो इसके सरफेस के पैरेलल ही स्लाइड करके नीचे जाएगी। रॉड के ओरिएंटेशन की मुझे जरूरत ही कहां पड़ रही है। अगर ये रॉड हॉरिजॉन्टल भी है और मैं कह रहा हूं ये वेज के साथ हमेशा टच में है, तो फिर यार ये रॉड तो हमेशा ऐसे ही चलेगी ना, इसको तो हमेशा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो मैंने लगाया वेज कंस्ट्रेंट ही। मैंने कहा इस डायरेक्शन में वेज का और रॉड का मोशन एक जैसा होना चाहिए। वेज तो बेचारा रेस्ट पे है, तो रॉड भी इस डायरेक्शन में नहीं चलनी चाहिए, यानी रॉड की वेलोसिटी सिर्फ इधर होनी चाहिए, भाई उस डायरेक्शन में चल ही नहीं रही। अदरवाइज क्या होता, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट आता रॉड की वेलोसिटी। तो अब मुझे रॉड की नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन पता लग गया, हॉरिजॉन्टल से 30। अब इधर आ जाओ जरा, इस जगह पे वेज कंस्ट्रेंट लगाओ। इस जगह पे हम क्या बोलेंगे कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर ये रॉड का और वेज का मोशन आइडेंटिकल होना चाहिए। वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्वेश्चन में गिवन है। हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ द वेज, वेलोसिटी ऑफ द वेज गिवन इज 6। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो फिर ये वाला एंगल कितना आ रहा है, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। और रॉड की हमने यहां से देखा कि रॉड की नेट वेलोसिटी थी ही हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, यानी यहां पर इस रॉड की नेट वेलोसिटी तो ऑलरेडी इसी तरफ है। ये रॉड की वेलोसिटी है v और इस वेज की वेलोसिटी कितनी है, वेज की वेलोसिटी है ये 6। नाउ इस डायरेक्शन वाला वेज कंस्ट्रेंट क्या कहेगा, ये वेज का सरफेस है, इस वेज के सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में रॉड और वेज की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। रॉड की तो वेलोसिटी बेटा है ही इसी तरफ, वो हमने यहां से पता लगाया था। तो रॉड की वेलोसिटी तो यही है v, वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर कितना आ रहा है 6 cos 30। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप चेक किया करो रॉड और वेज की नेट वेलोसिटीज किधर है। नेट वेलोसिटीज के कंपोनेंट लिया करो, नेट वेलोसिटी के। यहां मुझे पता है वेज की नेट वेलोसिटी ये रही 6, और इस तरफ से मैंने पता लगाया कि रॉड की नेट वेलोसिटी थी ही हॉरिजॉन्टल से 30 पर, ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 30 डिग्री ही है। तो रॉड की तो नेट वेलोसिटी इधर है, तो रॉड की वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं लेना पड़ा। सो ये क्या आएगा 6 cos 30। तो इसका मतलब ये जो v है, दिस v मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 6 cos 30। दैट इज द आंसर। यानी इस क्वेश्चन में रॉड इस सरफेस के पैरेलल ऐसे स्लिप कर रही है 6 cos 30 की वेलोसिटी से। अगर ये एंगल बदलता ना, 30 से बदल के मैं कुछ और करता, तो फिर ये रॉड की वेलोसिटी चेंज होती। मान लो मैं कहता ये एंगल है 45 डिग्री, ध्यान से सुनना 2 मिनट, ये एंगल मैं लेता 45, तो रॉड की नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 पे आती।
हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री आती, मतलब इस नॉर्मल से 15 डिग्री पे आती, फिर तुम कहते v cos 15 डिग्री इज इक्वल टू 6 cos 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? फिर इस रॉड की नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री इधर आती, यानी इस नॉर्मल से 15 डिग्री, फिर तुम कहते v cos 15 डिग्री इक्वल टू 6 cos 30 डिग्री, तो रॉड की वेलोसिटी मिलती। ओके, नोट करो इसको। दिस FBD ऑफ वेज, वेज पर लगने वाले सारे फोर्सेस आप दिखाओ। ये रहा वेज, इस वेज का एक तो वेट आएगा नीचे की ओर 5G, नीचे ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स आएगा N1, ये रॉड वेज को नॉर्मल फोर्स इधर देगा N। बस यही तो तीन फोर्सेस हैं वेज पे, और कौन सा चौथा फोर्स है? एक बेटे अनंतवीर इसका वेट है, एक टेबल के साथ कांटेक्ट में है, एक इस रॉड के साथ। रॉड से नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज पुश। अब इसका एक्सेलरेशन किधर है वेज का? थोड़ा छोटा डायग्राम दिखा दे रहे हैं वेज का। इस वेज का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है, लेट मी टेक इट एज AW, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। क्योंकि इस वेज के पास अब बस वही लॉज ऑफ मोशन, और इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन मुझे पता ही है। अब इस वेज का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, या ऐसे सुनो, इस वेज का क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए मैं इस पे लगने वाले फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तोड़ूंगा। दिस इज इजी। जिधर एक्सेलरेशन है बॉडी का, आप फोर्सेस को उधर और उसके नॉर्मली ब्रेक करो। एक्सेलरेशन वेज का क्योंकि लेफ्ट को है, तो इसलिए फोर्सेस को मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तोड़ूंगा। ये दोनों फोर्सेस तो ऑलरेडी वर्टिकल है, तो इनको तो छोड़ो, इसको ब्रेक करो। ये वाला एंगल थीटा है, बाद में थीटा को 37 रखेंगे, तो ये वाला एंगल थीटा आएगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। सो N1 cos थीटा किधर आएगा? नीचे। वेट भी किधर है? नीचे। N1 किधर है? ऊपर। ठीक है, तो अगर इस वेज पे हम वर्टिकल फोर्सेस देखें तो क्या क्या आ रहे हैं? N1 cos थीटा नीचे की ओर आ रहा है, इसका वेट भी नीचे की ओर आ रहा है, मस्ट बी सॉरी N cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू N1। ऊपर की ओर क्या फोर्स है? N1। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, आप इस वेज को सिंपली एक पार्टिकल की तरह दिखा सकते हो, एंड यू कैन से दैट इस N का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर ये कितना है? N cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर क्या है? N sin थीटा। वेट इसका नीचे की ओर कितना है? 5G, और N1 ऊपर की ओर है N1। ये फोर्सेस हैं। अब आप कहोगे क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस मैंने कर दिए बैलेंस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड फोर्स माइनस राइट साइड फोर्स इज MA। लेफ्ट साइड फोर्स कितना है? N sin थीटा। सो N sin थीटा, इसका मास है 5 kg, 5 टाइम्स AW। ये पहली इक्वेशन, उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने उसको नाम नहीं दिया। ये इक्वेशन बन गई वेज के मोशन की। N sin थीटा, इस वेज को कौन चला रहा है? रॉड से आने वाले नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको चला रहा है। इस रॉड से आने वाले नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेज को पीछे धक्का मार रहा है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो टेबल से आने वाले नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, और वेट भी, ये तो बैलेंस हो गए ना इधर। नाउ सेम वे रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम यही बना देते हैं। ऐसे दिखाई रॉड हमने, ये रॉड है, रॉड का वेट नीचे की ओर आएगा, दैट इज हाउ मच? 3G। और ये था बाय रॉड ऑन वेज, तो इसका रिएक्शन फोर्स आएगा बाय वेज ऑन रॉड। सो बाय वेज ऑन रॉड नॉर्मल फोर्स इधर आएगा N ऐसे। और इसके भी काम पे ध्यान दो बेटे, इसके भी कंपोनेंट बिल्कुल इसके उल्टा होंगे। ये N sin थीटा हॉरिजॉन्टली लेफ्ट है, तो ये N sin थीटा हॉरिजॉन्टली राइट आएगा। ये N cos थीटा नीचे है, तो वो N cos थीटा ऊपर की ओर आएगा। 3G इधर से हटा लेते हैं एक मिनट। ये ऊपर की ओर कितना आएगा? N sin थीटा सॉरी cos थीटा, और इसका वेट आएगा नीचे की ओर 3G। इस जो सपोर्ट आपने दे रखा है वहां से भी तो फोर्स आएगा। ये N sin थीटा
रॉड को राइट साइड ले जाना चाहता है, बट ये रॉड राइट साइड जा नहीं रही, क्यों? बिकॉज ऑफ दीज सपोर्ट्स। तो ये सपोर्ट यहां से इसको इस n sin थीटा के बराबर का उल्टा फोर्स देगा, n sin थीटा। ये n को हटा लो, तो ये फोर्सेस लग रहे हैं रॉड पे, ठीक है। तो अगर आप रॉड को भी तुम एक पार्टिकल की तरह दिखा दोगे, तो इस पे एक फोर्स आ रहा है नीचे की ओर, इसका वेट 3g, एक फोर्स ऊपर की ओर क्या आ रहा है, n cos थीटा, और एक ये n sin थीटा इधर, और उन सपोर्ट्स से n sin थीटा इधर, दे आर जस्ट बैलेंसिंग। और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की ओर ar, ये एक्सेलरेशन है। आप चाहो तो फिलहाल के लिए इन सारी बॉडीज को एक पार्टिकल की तरह ऐसे दिखा सकते हो, आगे जाके हम ऐसा नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू रोटेशन। फिलहाल ये रोटेट नहीं कर रहे, पूरे वेज को तुम एक पार्टिकल की तरह से दिखा दो, थोड़ा आसान लगता है चीजें। तो अब इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकली एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, इसलिए डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। तो 3g माइनस n cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ये दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन जो आई थी वेज कंस्ट्रेंट से, क्या था वो बेटे गौरांग? एक्सेलरेशन ऑफ द, पक्का यही था? ये तीसरी इक्वेशन, बस इसे सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे देखना, यहां से आप AW की वैल्यू n sin थीटा बाई 5 यहां रखना, AR की वैल्यू 3g माइनस n cos थीटा बाई 3 यहां रखना, n आ जाएगा, n की वैल्यू वापस यहां और यहां रख दोगे, AW और AR आ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से।